काफी टाइम से आप लोग डिमांड कर रहे थे कि भैया हमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जाए, तो आज के इस सेशन में मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए क्लास 12th मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, जिनको हम आज के इस सेशन में सीखेंगे कि कैसे आपको इन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करना। एंड इन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के माध्यम से मैं आपको एक अप्रोच भी सिखाऊंगा कि कोई भी सवाल आए तो आपको किस प्रकार से सोचना है। तो हेलो, हाय, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, की हाल चाल, कैसे आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका नेक्स्ट टॉपर्स के इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम बनाते हैं देश का भविष्य। तो यार, जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ना, वो आपके एग्जाम में एमसीक्यू की फॉर्मेट में दिए जाते हैं, असर्शन रीजन की फॉर्मेट में दिए जाते हैं और केस स्टडी की फॉर्म में दिए जाते हैं। बीच में कभी कभार वो कुछ सवाल हॉट्स कैटेगरी के डाल देता है और उनको भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आप कंसिडर कर सकते हैं। तो आज के इस सेशन में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे और जानेंगे कि कैसे आप इनको सॉल्व कर सकते हो। तो बढ़ते आगे बिना किसी देरी के साथ एंड समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे आप इन्हें सॉल्व करोगे। तो देखो, जैसे आपके पास कुछ केस स्टडी क्वेश्चंस होते हैं, है ना, तो ये केस स्टडी क्वेश्चन है आप लोगों के पास। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व आप कैसे करोगे? सबसे पहले आप अपने सवाल को रीड करो, अच्छे से समझो कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है और फिर उस क्वेश्चन को रिलेट करो आप अपनी रियल लाइफ से। जैसे इस सवाल में बोला गया है कि एन ऑर्गेनाइजेशन कंडक्टेड अ बाइक रेस अंडर 2 डिफरेंट कैटेगरीज, बॉयज एंड गर्ल्स। ठीक है जी, और जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको हाईलाइट कर दो। ठीक, देयर आर 28 पार्टिसिपेंट्स इन ऑल, अमंग ऑफ देम फाइनली 3 फ्रॉम कैटेगरी 1 एंड 2 फ्रॉम कैटेगरी 2 इज सेलेक्टेड फॉर द फाइनल रेस। रवि फॉर्म्स 2 सेट बी एंड जी फॉर विद दीज पार्टिसिपेंट्स। सेट बी के अंदर ये एलिमेंट्स है B1, B2, B3। सेट 2 के अंदर ये एलिमेंट्स है G1 एंड G2। B रिप्रेजेंट्स द सेट ऑफ बॉयज सेलेक्टेड फॉर द फाइनल रेस एंड G इज द सेट ऑफ गर्ल्स सेलेक्टेड फॉर द फाइनल रेस। ठीक है जी। देखो, अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एक आपके पास बाइक रेस कहीं पे ऑर्गेनाइज की गई है किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अब उस बाइक रेस में टोटल 28 पार्टिसिपेंट्स है, 28 पार्टिसिपेंट्स है, लेकिन 28 में से दो, मतलब फाइनल रेस के लिए दो अलग अलग कैटेगरीज, जो बॉयज और गर्ल्स की कैटेगरीज है, बॉयज वाली कैटेगरीज से 3 बॉयज को सेलेक्ट किया गया और रवि नाम का एक बच्चा है या कोई इंसान है, उसने इसको एक सेट फॉर्म कर दिया। 3 लड़कों को सेलेक्ट किया बॉयज वाली कैटेगरी से और B1, B2, B3 के नाम से उसने एक सेट बना दिया। और सेकंड कैटेगरी है बेटा लड़कियों की, जिसमें 2 लड़कियों को सेलेक्ट किया इस फाइनल रेस के लिए और उनका सेट बना दिया गया G से, जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स है G1 एंड G2। अब इस केस के ऊपर, इस सिनेरियो के ऊपर आपके पास कुछ सवाल पूछे जाएंगे। जैसे ये सवाल है, केस स्टडी में जनरली आपके पास 3 सवाल होते हैं और उन 3, कभी कभार एक इंटरनल चॉइस भी वो दे देता है, तो कभी कभार वो इंटरनल चॉइस भी नहीं देता है। तो इन क्वेश्चंस को अब आपको सॉल्व करना है। जैसे पहला सवाल है, फाइंड हाउ मेनी रिलेशंस। अब ये केस स्टडी ना अलग नहीं होते, बहुत आसान होते हैं, बच्चों को लगता है मुश्किल है, नहीं। केस स्टडी क्वेश्चन सबसे इजी पोर्शन होता है आपके पूरे के पूरे क्लास 12th मैथ्स का। ठीक है, अब इसमें क्या है, अगर क्वेश्चन समझ में आ गया, कौन से चैप्टर से वो भी समझ में आ गया, रिलेशन एंड फंक्शन से। अब उसने जो सवाल पूछे उनको सॉल्व करो। हाउ मेनी रिलेशंस आर पॉसिबल फ्रॉम B to G। बी से जी में कितने रिलेशंस पॉसिबल है? तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस का फॉर्मूला होता है 2 की पावर m इंटू n। बी के अंदर कितने एलिमेंट्स है? बी के अंदर कितने एलिमेंट्स है? 3। जी के अंदर कितने एलिमेंट्स थे? 2, तो 2 की पावर 3 इंटू 2, यही फॉर्मूला होता है ना, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, है ना। तो 2 की पावर 6, ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस यानी कि 64। अब उसके बाद आपसे यह पूछा गया है, अमंग ऑल द पॉसिबल रिलेशंस फ्रॉम B to G हाउ मेनी फंक्शंस कैन बी फॉर्म्ड। देखो, फंक्शंस का फॉर्मूला आपकी बुक में तो नहीं है, लेकिन अगर कभी वो आपसे फंक्शंस पूछ ले कि कितने फंक्शंस पॉसिबल है फ्रॉम B to G, तो फंक्शन किससे पूछा है? B से लेके G के बीच में। तो B में जितने एलिमेंट्स होंगे, कितने एलिमेंट्स है B में? 3 एलिमेंट्स है। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस अगर वो कभी पूछ लेता है फ्रॉम B to G, तो जो आगे वाले सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं 2 की पावर 3। ठीक है जी, तो ये टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस है। फिर उसके बाद 2 क्वेश्चंस में चॉइस है, आप दोनों में से कोई एक कर सकते हो। जैसे मेरे को ये वाला थोड़ा ज्यादा इजी लग रहा है, कह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है B से G में और फंक्शन इस तरीके से डिफाइन है कि B1, B2, B3, B1, B2, B3 ये इसके हैं एलिमेंट्स और यहां पे है G1 और G2, और फंक्शन क्या है कि B1 जो है G1 के साथ भी है, B2 जो है G2 के साथ भी है और B3 जो है वो G1 के साथ भी है। ये आपके पास एक फंक्शन दिया गया है। अब आपसे क्या क्या पूछा गया, क्या ये बाइजेक्टिव फंक्शन है? बाइजेक्टिव फंक्शन कौन सा होता है? जो 1 1 भी हो, जो 1 1 भी हो और जो ऑन टू भी हो। तो सबसे पहले ये देखो, क्या ये 1 1 फंक्शन है? नहीं भैया,
B1 की एक इमेज है G1 और B3 की भी एक इमेज है G1। तो ये मैनी वन है, ये वन वन नहीं है, ये मैनी वन है, ये मैनी वन है। तो आप लिखोगे सिंस द फंक्शन इज मैनी वन देयरफॉर दिस फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव। तो ये बाइजेक्टिव नहीं है, ठीक है जी। तो बाइजेक्टिव नहीं है, मतलब मैनी वन है, वन वन नहीं है, तो बाइजेक्टिव भी नहीं हो सकता। ऑन टू तो है, ये ऑन टू तो है, पर मैनी वन है, वन वन नहीं है। फिर अगर आपसे ये पूछा गया है कि जैसे ये वाला अगर आप देखोगे कि आपके पास एक रिलेशन दिया गया फ्रॉम सेट बी टू बी, और रिलेशन इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि एक्स एंड वाई दो एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, और एक्स और वाई जो है वो सेम सेक्स के होने चाहिए। यानी कि अगर एक्स आपके पास बॉय है तो वाई भी क्या होना चाहिए, बॉय होना चाहिए। एक्स अगर गर्ल है तो वाई भी क्या होना चाहिए, गर्ल। अब वो ये पूछ रहे हैं क्या ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। तो देखो कैसे करोगे आप, देखो उसने बोला आपके पास एक रिलेशन है आर। आर क्या रिलेशन है, आर के अंदर दो एलिमेंट्स है, आर के अंदर दो एलिमेंट्स है एक्स कॉमा वाई। अब आपसे क्या बोला गया है, एक्स एंड वाई हैविंग सेम सेक्स, हैविंग सेम सेक्स। मतलब वो या तो वो एक्स अगर बॉय होगा तो वाई भी बॉय होना चाहिए, और वाई अगर बॉय है तो वो भी बॉय होना चाहिए, ठीक है। और सेट क्या है, रिलेशन क्या है, बी सेट से बी सेट के अंदर। अब इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए सबसे पहले हम लोग क्या चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो रिफ्लेक्सिव क्या होता है, हम एलिमेंट कंसिडर करते हैं एक्स कॉमा एक्स, एक्स कॉमा एक्स। अब बेटा अगर ये x, मतलब ये पता लगाते कि क्या x कॉमा x इस रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। अगर ये x बॉय होगा तो ऑब्वियसली ये मतलब सेम ही एलिमेंट है, तो ये भी क्या होगा, बॉय होगा। तो हमारा रिलेशन क्या कहता है कि दोनों के दोनों एलिमेंट सेम सेक्स के होने चाहिए। तो ये दोनों के दोनों अगर बॉयज हैं तो इसका मतलब ये रिलेशन क्या है, इससे बिलोंग कर रहा है, इस रिलेशन से बिलोंग कर रहा है ना। तो ये एलिमेंट अगर इस रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। इसका मतलब क्या है, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। उसके बाद बेटा अपन बात कर लेते हैं सिमेट्रिक की। क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं है। देखो सिमेट्रिक के लिए आपके पास दो एलिमेंट है एक्स कॉमा वाई, और आप ये मान के चलते हो कि ये इस रिलेशन आर से बिलोंग करेगा। अब इसका मतलब क्या है, एक्स इज बॉय, एक्स एक बॉय है, एंड वाई भी क्या है, एक बॉय, वाई इज ऑल्सो बॉय, वाई भी क्या है, एक बॉय है। अब अगर मैं वाई को आगे लिख लूं, क्या वाई कॉमा एक्स इस रिलेशन से बिलोंग करेगा। तो देखो y भी एक लड़का है, x भी एक लड़का है, y इज अ बॉय और x भी क्या है, एक लड़का है। तो दोनों के दोनों क्या है, सेम सेक्स के हैं। इसका मतलब क्या है, ये भी इस रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, ये भी इस रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, तो सिमेट्रिक भी हो गया। अब उसके बाद बेटा आप लोग ट्रांजिटिव चेक कर लो, ट्रांजिटिव चेक कर लो। तो ट्रांजिटिव के लिए आपको क्या करना है, ट्रांजिटिव के लिए आपको क्या करना है कि आपने दो एलिमेंट्स लिए x कॉमा वाई एंड y कॉमा जेड, और आपने ये बोला कि ये दोनों के दोनों रिलेशन R से बिलोंग कर रहे है ना। इसका मतलब क्या है कि x एक लड़का है और y भी क्या होगा, एक लड़का होगा। y अगर एक लड़का है तो z भी क्या होगा, एक लड़का होगा। अब अगर मैं x और z का रिलेशन बनाऊंगा तो x क्या है, एक बॉय है, और z क्या है, वो भी एक बॉय है। तो इसका मतलब क्या है, x कॉमा जेड भी इस रिलेशन R से बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि दोनों का सेक्स क्या है, सेम है, दोनों के दोनों बॉय हैं। तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, और ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव होता है उस रिलेशन को बोला जाता है इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है जी। तो ये आपके पास बहुत सिंपल सा केस स्टडी क्वेश्चन था। अभी हम दो और केस स्टडी क्वेश्चंस को करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं आप थोड़े से एमसीक्यूज की भी प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, बीच में कुछ एमसीक्यूज है, फिर केस स्टडी है, फिर कुछ एमसीक्यूज आ जाएगा। ठीक है जी। जैसे ये सवाल है, इफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर सच दैट दिस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर दे रखा है इसके बराबर, देन ये आपको फाइंड आउट करना है। देखो कभी भी अगर आपके पास वेक्टर्स में कुछ ऐसा सा किसी का मैग्नीट्यूड निकालने को बोले, किसी का मैग्नीट्यूड निकालने को बोले, तो आपको वेक्टर की एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि मान लो ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर मैं ए वेक्टर के साथ ही करता हूं तो वो हो जाता है ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए, और ऐसे सवालों में सिर्फ यही प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है। जैसे ए वेक्टर माइनस 2b वेक्टर, इसका डॉट प्रोडक्ट आपको करना है ए वेक्टर माइनस 2b वेक्टर के साथ। ठीक है, अब अगर मैं इनका डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस 2b वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इसके बराबर हो जाएगा।
तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर के साथ, तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर का अगर मैं इसके साथ करूंगा तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है, माइनस 2b का करूंगा तो माइनस 2b वेक्टर डॉट ए वेक्टर हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 2 4 बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और ये किसके बराबर है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस 2b वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इसके बराबर है। अब ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर ये किसके बराबर हो जाता है दोस्तों, ये हो जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर माइनस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस 2 बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर को मैं लिख सकता हूं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस 4 बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर को मैं लिख सकता हूं बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। उसके बाद बेटा ये हमें इसके बराबर मतलब ए वेक्टर माइनस 2b वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इसके बराबर ये हमें प्रूफ करना है, मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है, सॉरी, ठीक है। अब बेटा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें दे रखा है 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो ये हो जाएगा माइनस 4 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस 4 इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल्स टू जो चीज हमें निकालनी है वो ये है इसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 4 इंटू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर दे रखा है 4 प्लस 4 9 4 जा 36 हो जाएगा, और ये हो जाएगा ए वेक्टर माइनस 2b वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब बेटा अगर मैं इनको सॉल्व करूंगा 4 4 जा 16 36 प्लस माइनस 16 20 20 प्लस 4 24 इज इक्वल्स टू ए वेक्टर माइनस 2b वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब बेटा मुझे इसकी वैल्यू निकालनी थी, तो इधर क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 24 और अंडर रूट ऑफ 24 ए वेक्टर माइनस 2b वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। अब इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि अंडर रूट ऑफ 24 इनमें से कौन सा ऑप्शन है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर जरूर चाहिए, ठीक है जी। चलो अब क्या कहता है, फाइंड फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए फॉर विच दीज टू वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर्स। देखो हमेशा याद रखना दो वेक्टर्स आपसे कुछ चीजें मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स और वेक्टर्स, ये तीन ऐसे चैप्टर्स हैं जहां से आपके पास सबसे ज्यादा एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज तो ये, तो इनकी जो छोटी छोटी इन तीनों चैप्टर्स में जो 1 मार्कर क्वेश्चंस है उनकी प्रैक्टिस तो जरूर करना। अब ये सवाल है, कहता है कि ए की वैल्यू निकालो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए नहीं लैम्डा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू क्या होगी अगर ये दोनों के दोनों वेक्टर्स पैरेलल हुए तो बेटा दो वेक्टर्स पैरेलल कब होते हैं, जब उनके ये सेम प्रपोर्शन में होते हैं, है ना, -6 अपॉन -4 इज इक्वल्स टू के अपॉन के कैप है ये, तो के आगे क्या है 1 अपॉन में लैम्डा, तो ये इससे काटोगे तो ये 3/2 आ गया, यानी कि 3/2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा के बराबर है। तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/3, रेसिप्रोकल कर दो इसको 2/3, ठीक है, 3/2 1 अपॉन लैम्डा के इक्वल है, तो रेसिप्रोकल कर दोगे तो 2/3 लैम्डा की वैल्यू। क्लियर। तो प्रॉपर्टीज अगर आपको आती हैं तो आप इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाओगे। अब जैसे ये सवाल है, कहता है द डोमेन ऑफ द फंक्शन साइन इनवर्स 2x इज इतना, असर्शन रीजन क्वेश्चन है, कहता है कि साइन इनवर्स x की डोमेन जो है वो ये है और रीजन उसका दिया गया है ये। तो हमेशा याद रखना असर्शन रीजन में आपके पास 4 ऑप्शंस होते हैं। पहला जो ऑप्शन होता है वो कहता है असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज ऑल्सो ट्रू, ये ऑप्शन ए होता है। कहता है कि असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन, कि रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन, मतलब रीजन की वजह से असर्शन ट्रू है। दूसरा ऑप्शन होता है बेटा आपके पास असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन, और रीजन असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। फिर बेटा ऑप्शन नंबर सी होता है आपके पास कि असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। फिर चौथा ऑप्शन होता है बेटा असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। हमेशा ये 4 ऑप्शंस रहेंगे। तो अब आपको अपने इस सवाल को देखना है और आपको पता लगाना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। देखो सबसे पहले तो मुझे ये यहीं पे दिख रहा है कि साइन इनवर्स की जो भी वैल्यू आएगी वो क्या होनी चाहिए बेटा, सॉरी सेकेंड इनवर्स की जो भी वैल्यू आएगी वो क्या होनी चाहिए, सेकेंड इनवर्स की जो रेंज है सॉरी 0 to पाई -π/2,
ठीक है, उस रेंज से बिलोंग करना चाहिए। यानी कि सेकंड इनवर्स की रेंज क्या है, 0 से पाई के बीच में, और बस ये π/2 नहीं होना चाहिए। और ये -π/4 कहां आ रहा है, यहां पे आता है। -π/4 कहां आ रहा है, यहां पे आ रहा है। तो इसका मतलब रीजन तो गलत हो गया। और अगर रीजन गलत हो गया, अगर रीजन गलत हो गया तो चुपचाप से आप लोग ऑप्शन नंबर सी पे चले जाओगे, क्योंकि यही एक ऐसा इकलौता ऑप्शन है जहां पे रीजन गलत है। अगर असर्शन गलत हो जाता तो चुपचाप से इस वाले ऑप्शन को चूज कर लेते। तो ये सवाल वैसे यहीं पे खत्म हो जाता है कि रीजन गलत है। अब देखो कि असर्शन क्यों सही है, उसको भी समझ लो, उसको भी समझ लो। अगर बेटा मैं सेकंड इनवर्स थीटा की बात करूं, सेकंड इनवर्स थीटा की बात करूं, तो जो इसकी डोमेन है थीटा, डोमेन मतलब थीटा, वो क्या है, -1 से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। और जो थीटा है वो क्या होता है, 1 के बराबर या 1 से बड़ी। अब यहां पे थीटा की जगह पे क्या है बेटा, 2x है, 2x है। तो 2x की वैल्यू -1 से छोटी होनी चाहिए और 2x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए इससे। अब उसने बोला इसकी डोमेन ये है। डोमेन क्या होता है, डोमेन क्या होता है, जो हम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, जो हम x की वैल्यू डाल सकते हैं। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/2 से छोटी, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 से बड़ी। -1/2 से छोटी मतलब -∞ से 1/2 तक, यूनियन, और का मतलब होता है यूनियन, और 1/2 से +∞ तक। तो इसके डोमेन ये हो जाएगी। तो असर्शन बिल्कुल सही है, पर रीजन इज नॉट दी करेक्ट। ठीक है, रीजन नॉट करेक्ट। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से एक और बहुत ही प्यारा सवाल, बहुत प्यारा सवाल, ये प्योर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है ना, बहुत अच्छा सवाल है। देखो कहता है कि अगर आपके पास ये एक एक्सप्रेशन दिया गया है तो x की वैल्यू निकालो। अगेन गाइस, जब भी आपके पास कोई सवाल आ रहा है, आप वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करो, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि तभी आप इसको बेहतर तरीके से सीख पाओगे। खुद थोड़ा दिमाग लगाओ इस पे, ठीक है जी। देखो आपके पास क्वेश्चन क्या दिया गया है कि कॉस ब्रैकेट के अंदर साइन इनवर्स 2/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू 0। अब कॉस को अगर मैं उधर शिफ्ट कर दूं तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास साइन इनवर्स 2/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 0, है ना। कॉस को अगर उधर शिफ्ट कर दूंगा तो कॉस इनवर्स 0 हो जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद बेटा साइन इनवर्स 2/5 तो एज इट इज रहेगा, साइन इनवर्स 2/5 तो एज इट इज रहेगा, प्लस कॉस इनवर्स x भी एज इट इज रहेगा, और कॉस इनवर्स 0 हो जाता है बेटा π/2 के बराबर। कॉस इनवर्स 0 क्या होता है, π/2 के बराबर। अब ये कॉस इनवर्स x को अगर मैं इधर शिफ्ट कर दूं तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2/5 प्लस इज इक्वल्स टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। अब बेटा आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी क्या थी आपके पास, प्रॉपर्टी ये थी कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/2 के बराबर था। अब अगर मैं कॉस इनवर्स x को इधर भेज दूं तो साइन इनवर्स x की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। यानी कि कॉस इनवर्स x की जगह पे, π/2 माइनस कॉस इनवर्स x की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, साइन इनवर्स 2/5 तो यहां पहले से था, इसकी जगह पे मैं साइन इनवर्स x लिख सकता हूं। अब इधर क्या है साइन इनवर्स, ये इधर क्या है साइन इनवर्स x, तो 2/5 किसके बराबर हो जाएगा, x के बराबर। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/5। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। क्लियर, क्लियर। तो ऐसे आप अपने इन सभी सवालों को सॉल्व करोगे, ठीक है। अभी बहुत सारे सवाल है, लेकिन अगेन फिर दोबारा से कुछ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस और केस स्टडी, फिर उसके बाद वापस से एमसीक्यूज पे चलेंगे। देखो क्वेश्चंस कॉम्पिटेंसी, ये इस सेशन का पर्पस 2 है। पहला पर्पस ये है कि आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, दूसरा पर्पस ये है कि आप अप्रोच समझो कि कैसे आपको केस स्टडी क्वेश्चंस में सॉल्व करना है। और अगर आपको और आगे ऐसे और सेशंस चाहिए जिनमें हम और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएं, तो डू लेट मी नो इन द चैट सेक्शन, डेफिनेटली हम उसकी तरफ मतलब वो प्रोसीड करेंगे। जैसे ये सवाल है, क्या कहते हैं, बहुत प्यारा सवाल है, ध्यान से पढ़ना इसको। इन अ रेजिडेंशियल सोसाइटी कंप्राइजिंग ऑफ 100 हाउसेस देयर वर 60 चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 50 एंड 10 to 15 19, ये 10 to 15 होगा,
ये नहीं होगा, 10 to 15 ईयर्स के कुछ बच्चे हैं उसमें। They were inspired by their teachers to start compositing to ensure the biodegradable waste is recycled for this purpose. Instead of each child is doing only his her house, children convinced the Residents Welfare Association to do it as a society initiative. For this, they identified a square area of local park. The local authorities charged amount ₹50 per square meter for the space. There is no misuse of the space and Resident Welfare Association take it seriously. Association hired labor for digging 250 out 250 meter cube and he charged इतना 400 into per depth का square. Association will like to have मिनिमम कॉस्ट। अब देखो आपके पास एक केस दिया गया है, अब सबसे पहले आप उस केस को समझो, बोला क्या गया है, इतनी भारी भरकम इंग्लिश ये बताई गई है यहाँ पे, आप इसको समझो। देखो किसी सोसाइटी में 100 घर हैं, किसी सोसाइटी में कितने घर हैं, 100 घर हैं, और उन 100 घरों में 60 बच्चे हैं, 60 चिल्ड्रन हैं जिनकी एज 10 से 15 साल की है। अब वो रोज स्कूल जाते हैं, तो उनके स्कूल में बताया जाता है कि अपने आसपास के एरिया को साफ सफाई रखनी चाहिए, घर को साफ रखना चाहिए। तो वो बच्चे उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए और वो अपने घर में आसपास सफाई करने लगे, मतलब घर की सफाई उन्होंने करना स्टार्ट कर दी। फिर उन्होंने सोचा कि यार हम सिर्फ घर की ही सफाई क्यों कर रहे हैं, हम पूरी सोसाइटी की भी सफाई के लिए कुछ इनिशिएटिव लेते हैं। 10-15 साल के बच्चों ने सोचा ये ठीक है, और तुम 17-18 साल के हो गए हो, फिर भी तुम्हारे भेजे में कम बातें घुसती है कि साफ सफाई रखनी चाहिए। तो उन बच्चों ने क्या किया, एक इनिशिएटिव लिया और जो सोसाइटी के जो मतलब हेड होते हैं या फिर जो वेलफेयर सोसाइटी की जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है, जो भी है, उनसे उन लोगों ने बात किया और उन्होंने बोला कि हमें एक एरिया चाहिए जहां पे हम कूड़ा इकट्ठा कर सके। तो इस तरीके का एक स्क्वायर प्लॉट उनको दिया गया। अब वो स्क्वायर प्लॉट जब दिया गया तो सोसाइटी ने कहा कि यार इसका कोई मिसयूज ना हो, इसलिए हम इस पे चार्ज करेंगे। और चार्ज कैसे करेंगे, 50 रुपए पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से चार्ज करेंगे। तो क्या बोला सोसाइटी ने, बोला कि हम 50 रुपए, मतलब जो एरिया हम आपको दे रहे हैं, मतलब जो वेलफेयर सोसाइटी की जो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस है, एसोसिएशन है, उन्होंने बोला कि हम आपको फ्री में नहीं देंगे, हम इसका चार्ज लेंगे। क्यों चार्ज लेंगे, क्योंकि फ्री में दे देंगे तो मिसयूज भी हो सकता है। तो इसका चार्ज ये है 50 रुपए पर मीटर स्क्वायर के। 1 मीटर स्क्वायर के चार्ज कितना है, 50 रुपए। 1 मीटर स्क्वायर का चार्ज कितना है, 50 रुपए। क्लियर, इतना हम चार्ज करेंगे। उसके बाद उन्होंने बेटा कुछ लेबर्स को हायर किया। अब लेबर्स को हायर किया तो लेबर क्या करेगा बेटा, वो भी चार्ज लेगा। तो 250 मीटर क्यूब को क्या किया गया, डिग किया गया, मतलब पहले गड्ढा किया गया है ना, और 250 मीटर क्यूब को डिग किया गया और उसका जो चार्ज लिया लेबर ने, वो किस हिसाब से लिया, 400 रुपए इंटू एच स्क्वायर, यानी कि डेप्थ के स्क्वायर के, जितना भी गहरा होगा उसके स्क्वायर का, मतलब जितना गहरा वो करेगा उसका स्क्वायर कर दो, उसको 400 से मल्टीप्लाई कर दो, उतना लेबर का चार्ज है। तो सबसे पहले सवाल को समझो कि एक सोसाइटी है, उस सोसाइटी में 100 घर हैं, 100 घर में 60 बच्चे हैं, 60 बच्चों की एज 10 से 15 साल की है। वो स्कूल जाते हैं, स्कूल में उनके टीचर ने उनको इंस्पायर किया कि अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए। फिर उन्होंने अपने घर में सफाई करना शुरू किया और उन्होंने सोचा सिर्फ घर में ही क्यों कर रहे हैं, हम अपनी सोसाइटी में भी सफाई करते हैं। तो उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया, वेलफेयर एसोसिएशन से बात की अपने सोसाइटी की कि हम सोसाइटी को क्लीन करना चाहते हैं, उसके लिए हमें कुछ लैंड चाहिए, कुछ एरिया चाहिए जहां पे हम कूड़ा कचरा डाल सके। तो वेलफेयर एसोसिएशन ने बोला ठीक है, लेकिन इसका मिसयूज, क्योंकि बच्चे क्या पता मिसयूज कर दे उसका, है ना, तो इसका मिसयूज ना हो इसके लिए हम 50 रुपए पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से आपसे चार्ज करेंगे। जितना भी एरिया हम आपको देंगे उसका 50 रुपए पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से चार्ज करेंगे। उसके बाद बेटा उन्होंने लेबर्स को हायर किया। लेबर्स को हायर करने के बाद लेबर्स का जो कॉस्ट था वो क्या था, उसने जो लेबर कॉस्ट लेगा वो क्या है, वो है कितना है, 400 रुपए पर डेप्थ के स्क्वायर के, 400 इंटू डेप्थ स्क्वायर के हिसाब से लेबर क्या है, चार्ज करेगा। ठीक है,
अब अगर आप मुझसे पूछोगे सर जी इसमें यूजफुल इंफॉर्मेशन क्या है, तो बेटा यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक सिर्फ बकवास बोली गई है। मतलब ज्ञान दिया गया है कि अपने घर के आसपास सफाई करनी चाहिए, एक स्कूल, कहानी है ये, मतलब एक रियल लाइफ सिनेरियो। दैट इज वाई जो केस स्टडी या कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उनको बोला जाता है कि वो रियल लाइफ सिनेरियो के ऊपर क्वेश्चंस होते हैं। तो ये रियल लाइफ से कनेक्ट करवाने की कोशिश करी गई है कि कैसे रियल लाइफ में आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का यूज कर सकते हो। ये सवाल एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का है, अभी समझ नहीं आएगा। कई बार हमें क्वेश्चन देख के समझ में आ जाता है, जैसे पिछला क्वेश्चन था, लेकिन कई बार हमें ये इसके आगे के जो ये होते हैं इनको देख के समझ में आता है कि ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है ना। तो इसमें डेरिवेटिव निकालना है तो ऑब्वियसली एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन है ये। अब केस स्टडी क्वेश्चन जो होते हैं वो मेजरली रिलेशन एंड फंक्शन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और प्रोबेबिलिटी, इन 3 चैप्टर से सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं कि इन 3 चैप्टर से पूछे। वो रिलेशन एंड फंक्शन का मैंने करवाया आपको, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का मैं ये करवा रहा हूं, एक प्रोबेबिलिटी का भी करवाऊंगा। लेकिन उससे पहले अब अपन इस सवाल को देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो पूछ क्या रहे। Let the side of square plot is x meter and its depth is h meter, then the cost for the pit will be what? कह रहा है कि जो स्क्वायर प्लॉट था उसकी साइड कितनी है, x है, उसकी साइड कितनी है, x मीटर है ना, x मीटर है, और उसमें जो गहराई हुई है, मतलब जितना गहरा वो गड्ढा किया गया है, कितना गहरा गड्ढा किया गया है, h मीटर गहरा वो गड्ढा किया गया उसमें, जो भी वो लेबर आके करेंगे। ठीक है, तो अब आपको टोटल कॉस्ट बतानी है। तो देखो सबसे पहले जो टोटल कॉस्ट होगी वो किसके बराबर होगी, टोटल कॉस्ट होगी बेटा, एक तो जो एसोसिएशन ने लिया है ना 50 रुपए पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से, प्लस एक जो लेबर चार्ज करेगा, ये 2 प्रकार की उनको कॉस्ट देनी पड़ी। अब सबसे पहले अगर मैं एसोसिएशन की कॉस्ट की बात करूं, एसोसिएशन की कॉस्ट, तो एसोसिएशन की जो कॉस्ट है बेटा वो क्या है, उन्होंने बोला था 50 रुपए पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से हम चार्ज करेंगे, 50 रुपए पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से हम चार्ज करेंगे। और चलो एक काम करते हैं, पहले लेबर की कॉस्ट निकाल लेते, वो ज्यादा इजी है, लेबर की कॉस्ट निकाल लेते हैं। लेबर की कॉस्ट, तो देखो लेबर की जो कॉस्ट है वो बहुत ही सिंपल है। उसने बोला था 400 रुपए जितनी भी डेप्थ होगी उसके स्क्वायर के, लेबर ने क्या बोला था, 400 रुपए पर डेप्थ के स्क्वायर के हिसाब से वो चार्ज करेंगे, जितनी गहराई होगी उतना गहरा हम खोद देंगे और उसके स्क्वायर को 400 से मल्टीप्लाई कर दो, इतना मेरा चार्ज है। लेबर का चार्ज ये हो गया। एसोसिएशन का चार्ज अगर मैं निकालूं, अब हम एसोसिएशन के चार्ज की बात करते हैं, एसोसिएशन की कॉस्ट की बात करते हैं। तो एसोसिएशन ने क्या बोला था, वो लेंगे बेटा 50 रुपए पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से, 50 रुपए पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से वो चार्ज करेंगे। अब समझो, तो एसोसिएशन का कॉस्ट क्या है, 50 रुपए वो लेंगे बेटा, किसके, 1 मीटर स्क्वायर का कितना है, 50 रुपए है। तो बेटा मीटर स्क्वायर यानी कि किसकी बात हो रही है, एरिया की, यानी कि इस स्क्वायर प्लॉट का जो भी एरिया होगा, जब मैं उसको 50 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट, इस स्क्वायर प्लॉट का जो भी एरिया होगा, जब मैं उसको 50 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो जो आपके पास कॉस्ट आएगी वो एसोसिएशन को आपको देनी पड़ेगी, अब बेटा ये एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट क्या हो जाएगा बेटा, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट हो जाएगा, उसकी साइड है x, तो x स्क्वायर, ये आपके पास एरिया हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एरिया। लेकिन अगर आप ऑप्शंस को देखोगे तो कहीं पे भी x की फॉर्म में आंसर नहीं है। तो अब अगर x की फॉर्म में आंसर नहीं है तो उसको कैसे निकालोगे, उसको अपन लोग निकालेंगे बेटा ऐसे। देखो जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ये किस शेप का है, क्यूबॉइड की शेप का है। वॉल्यूम क्या होता है बेटा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये होता है। और वॉल्यूम कितना दिया गया है बेटा, वॉल्यूम दिया गया है 250 मीटर क्यूब, ये वॉल्यूम है, क्योंकि उसने जो गड्ढा खोदा है उससे 250 मीटर क्यूब उसका वो वॉल्यूम दे रखा है ना। और मीटर पता कैसे चलेगा, ये एरिया
ये क्योंकि मीटर स्क्वायर एरिया की यूनिट होती है, मीटर क्यूब वॉल्यूम की यूनिट होती है, तो वहां से भी आपको काफी हद तक चीजों को समझ सकते हो। तो वॉल्यूम जो दिया गया है आपको कितना दिया गया है 250 एक्स स्क्वायर इंटू एच, एच आ जाएगा बेटा नीचे, तो ये हो जाएगा कितना 250 अपॉन एच इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब चुपचाप यहां पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, तो 50 इंटू 250 अपॉन में एच, ठीक है, तो ये हो जाएगा 125 अपॉन में एच। तो जो टोटल कॉस्ट होगी वो होगी बेटा एसोसिएशन की, एसोसिएशन की कॉस्ट कितनी है, हाँ यही होगा ना, एसोसिएशन की कॉस्ट कितनी है इतना, और लेबर का चार्ज कितना है इतना, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। ठीक है, बहुत प्यारा सवाल था, अच्छा सवाल था। फिर उसके बाद उसने क्या पूछा कि फॉर व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एच फॉर विच डीसी अपॉन डीएच इज 0। अब सी क्या है बेटा, सी है कॉस्ट, तो सी आपके पास कितना आया है, सी आपके पास आया है 2500, 1002 मतलब 12500 अपॉन एच प्लस 400 एच स्क्वायर, ये आपके पास क्या है सी। अब उसने बोला इसको एच के रिस्पेक्ट में क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो, तो ये हो जाएगा डीसी अपॉन डीएच। अब 12500 तो ये क्या है कांस्टेंट है, 1 अपॉन एच का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये हो जाएगा बेटा -1 अपॉन एच स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन में एच स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस 400 एज इट इज इंटू एच स्क्वायर का करोगे तो 2h हो जाएगा। अब उसने बोला है डीसी अपॉन डीएच 0 है अगर, तो h की वैल्यू क्या होगी। अब अगर मैं इस पूरी की पूरी वैल्यू को 0 सब्सटीट्यूट कर दूं तो देखो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 2500, ठीक है, एलसीएम ले लो एच स्क्वायर -25 प्लस 800 एच स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा। एच स्क्वायर उधर जाएगा तो वो तो एच क्यूब हो जाएगा ना, एच क्यूब, एच स्क्वायर उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -12500 प्लस, बार बार पता नहीं क्यों 2500 बोल रहा हूँ मैं इसको, ठीक है, तो ये उधर जाएगा तो 800 एच क्यूब इज इक्वल्स टू 12500, तो अगर मैं एच क्यूब निकालूं तो ये हो जाएगा 12500 अपॉन में 800, 2 0 से 2 0 कट गया, तो h की वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा बेटा क्यूब रूट ऑफ 125 अपॉन में 8। अब 125 का क्यूब रूट क्या होता है 5, 8 का क्या होता है 2, तो h की वैल्यू आ जाएगी 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 मीटर सॉरी, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। ठीक, तो सवाल मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है अगर सही तरीके से करोगे तो। अब आपको डी स्क्वायर अपॉन डी एच मतलब डबल डेरिवेटिव निकालना है इसी का, ये जो आपने निकाला था डीसी अपॉन डीएच आपने क्या निकाला था, डीसी अपॉन डीएच आपने निकाला था क्या -2500 और 12500 सॉरी अपॉन एच स्क्वायर प्लस 800 एच, ये हो जाएगा। अब अगर मैं इसका डबल डेरिवेटिव करूंगा, -12500 एज इट इज इंटू 1 अपॉन एच स्क्वायर का डेरिवेटिव करो तो ये हो जाएगा h की पावर -2, तो ये हो जाएगा -2 इंटू एच की पावर -2 -1 यानी कि h की पावर -3 यानी कि -2 अपॉन एच की पावर 3, तो ये हो जाएगा -2 अपॉन में h की पावर 3 प्लस 800 h का हो जाएगा 800 और h का डेरिवेटिव 1, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 25,000 अपॉन h की पावर 3 प्लस 800, तो 25,000 अपॉन h की पावर 3, ये है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये आपके पास इस तरीके से चीजों को सॉल्व करोगे। एक और सवाल अगेन केस स्टडी क्वेश्चन, और बहुत प्यारा सवाल है इसका प्रोबेबिलिटी का। अब देखो ये जो सवाल है ना, इसके जैसा सेम सवाल आपकी एनसीईआरटी में भी है, एक एचआईवी वाला जो क्वेश्चन है ना, एज इट इज, कोई भी फिगर चेंज नहीं हुए है, बस टेस्ट चेंज हो गया है। एचआईवी की जगह यहां पे क्या है, कोविड है। अब क्या है ये सवाल, और ये सवाल जो है 2021 के पेपर में आया था, शायद 21 या 20 के पेपर में, किसी पेपर में ये आया था। कहता है द रिलायबिलिटी ऑफ कोविड पीसीआर टेस्ट is specified as follows: people having COVID, 90% of the test detect the disease, 90% of the test, 90%, मैं बस इनको वो करता हूं, but 10% goes undetected of the people free of COVID,
99% of the test is judged COVID negative, but 1% is diagnosed as COVID, showing COVID positive from the large population of which only 0.1% having COVID. The person is selected at random, given the PCR test, pathologist reports him her COVID positive. ठीक है, सवाल आप पढ़ लेना, जो भी डेटा दे रखा है वो भी आप पढ़ लेना। मैं आपको इस क्वेश्चन में बताता हूं है क्या। देखो, किसी जगह पे कोई पॉपुलेशन है, कहीं पे कोई पॉपुलेशन है, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, आपको नहीं पता कितने लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। अब इन बहुत सारे लोगों में या तो कुछ लोगों को कोविड होगा, या फिर लोगों को कोविड नहीं होगा, है ना। कुछ लोगों को कोविड होगा और कोविड नहीं होगा। अब कितने लोगों को कोविड होगा उसके बारे में बताया गया है। कितने लोगों को कोविड है? 0.1% लोगों को कोविड है। तो अगर इतने लोगों को कोविड है तो 99.9% लोगों को कोविड नहीं है ना। अब इतने लोगों को अगर कोविड है तो 99.9% लोगों को कोविड नहीं होगा। ये क्वेश्चन में गिवन है और ये हमने अपनी बुद्धि से निकाल लिया कि भैया अगर इतने लोगों को कोविड है तो 100 में से माइनस कर दो, इतने लोगों को नहीं होगा। अब उसके बाद क्या बोला है, जिन लोगों को, मतलब अब इनका ना टेस्ट भी होगा, और कोविड को टेस्ट करने के लिए एक टेस्ट होता था पीसीआर टेस्ट, ठीक है। नाक वाक में वो पता नहीं क्या क्या डालते थे, मेरा भी 1-2 बार हुआ था, है ना। क्या है वो? पीसीआर टेस्ट, कोविड पीसीआर टेस्ट, है ना। तो वो टेस्ट होगा। अब जिन लोगों को कोविड है, जब वो टेस्ट हुआ तो देखो, टेस्ट हर बारी ना सही रिजल्ट नहीं देता है। टेस्ट कभी कभार गलत रिजल्ट भी देता है। तो जिन लोगों को एक्चुअल में कोविड है, जब उनका टेस्ट हुआ तो 90% लोगों का डिटेक्ट क्या हुआ? पॉजिटिव हुआ। 90% लोगों को सही रिपोर्ट बताई गई कि हाँ उनको कोविड है, लेकिन 10% लोगों को नेगेटिव बताया गया। 10% लोगों को नेगेटिव बताया गया। मतलब क्या है कि उनको असल में तो कोविड था, पर टेस्ट के हिसाब से क्या बोला गया कि भैया तुमको कोविड नहीं है, ठीक है। तो वो तो खुश हो गए। लेकिन जिन लोगों को कोविड नहीं था, जब उनका टेस्ट कराया गया तो बेटा कितने 1% को पॉजिटिव बताया गया और 99% को नेगेटिव। हाँ, तो 1% को क्या बताया गया कि भैया तुम्हें कोविड है, उसको कोविड नहीं था। लेकिन 1% लोगों को क्या बता दिया कि भैया तुझे कोविड है। वो तो बेचारा ऐसे ही मर गया होगा हार्ट अटैक से। कोविड से तो वो बाद में मरता, हार्ट अटैक से मर गया होगा, क्योंकि उसको कोविड नहीं था, लेकिन उसको बोल दिया कि भैया तुम्हें कोविड है, और 99% लोगों का बिल्कुल सही रिपोर्ट बताया गया, ठीक है। तो ये आपके पास एक सवाल है कि कहीं पे एक पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में कुछ लोगों को कोविड है और कुछ लोगों को कोविड नहीं है। कितने लोगों को कोविड है? इतने लोगों को। कितने लोगों को कोविड नहीं है? इतने लोगों को नहीं है। अब जिन लोगों को कोविड है, जब उनका पीसीआर टेस्ट कराया गया तो 90% लोगों का सही रिजल्ट बताया गया और 10% लोगों का गलत बताया गया। जिन लोगों को कोविड नहीं है, 99% लोगों को सही रिजल्ट बताया कि मतलब सच में नहीं है तुम्हें, और 1% लोगों को गलत रिजल्ट बताया, यानी कि उनको कोविड नहीं था लेकिन उनको बता दिया कि कोविड है तुम्हें। ये क्वेश्चन में बोला गया। अब सबसे पहले आप इसका ट्री डायग्राम बनाओ, बाकी क्वेश्चन तो बाद में देखेंगे अपन लोग, है ना। पहले ट्री डायग्राम बनाओ। तो यहां पे बेटा आपके 2 इवेंट हैं, एक है आपके पास इवन इवेंट, है ना। यहाँ पे आपके पास 2 इवेंट हैं, एक है E1 और एक है E2। तो मैं इन दोनों इवेंट्स को एक बार लिख लेता हूँ। इवन इवेंट क्या है? कि पर्सन हैविंग कोविड, उनको कोविड है, ठीक है। और E2 इवेंट क्या है? पर्सन डू नॉट हैव कोविड, उसको कोविड नहीं है, उसको कोविड नहीं है। अब जिन लोगों को कोविड है, कितने प्रतिशत लोगों को कोविड है? वो है 0.1%। कितने प्रतिशत लोगों को कोविड है? 0.1% लोगों को कोविड है। और कितने लोगों को कोविड नहीं है? वो है 99.9% लोगों को कोविड नहीं है। तो अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूं तो वो हो जाएगा 0.1/100। और अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूं तो वो हो जाएगा 99.9/100।
क्लियर है? ठीक है। अब बेटा उसके बाद आप कोई एक इवेंट कंसिडर करते हो, इवेंट ए। आपने एक इवेंट कंसिडर किया, इवेंट ए। और इवेंट ए क्या होता है? इवेंट ए क्या है? इवेंट ए क्या है कि टेस्ट शोज पॉजिटिव रिपोर्ट, कि जो आपका टेस्ट है वो क्या रिपोर्ट शो कर रहा है? पॉजिटिव रिपोर्ट शो कर रहा है। तो जिन लोगों को कोविड है उनकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव शो कर रही है कुछ लोगों की, और जिन लोगों को कोविड नहीं है उनकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव शो कर रही है कुछ लोगों की। तो इसका मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब इसमें कितने प्रतिशत लोग हैं, कितने परसेंट लोग हैं? तो ये है बेटा जिनको असल में कोविड है और उनकी रिपोर्ट क्या हो रही है? 90% लोगों की रिपोर्ट क्या बोल रही है कि हाँ सच में कोविड है। लेकिन जिन लोगों को कोविड नहीं है, कितने परसेंट लोग? 1% लोगों की रिपोर्ट क्या हो रही है? पॉजिटिव बता रहा है। तो इसका मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, रिपोर्ट पॉजिटिव है और उसको सच में भी कोविड है, तो क्या हो जाएगा? 90/100। बेस थ्योरम का क्वेश्चन है ये। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव बता रही है लेकिन उसको असल में कोविड नहीं है, वो कितने परसेंट है? 1/100% है। ठीक है जी। तो ये चीजें आपको दे रखी है। अब अगर आपने ट्री डायग्राम बना दिया तो आपके पास क्वेश्चन खत्म। अब बेस थ्योरम कुछ बचा नहीं है, जो चीजें पूछी आप वो देखो। What is the probability of the person to be tested as COVID positive given that he is actually having COVID? आपको यह बताना है कि उस पर्सन, जिस एक आदमी का टेस्ट किया गया, उस आदमी का रिपोर्ट क्या बताया गया? पॉजिटिव बताया गया, और उसको असल में भी कोविड है, यह बताना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवन कितना दे रखा है? 90/100, और 90/100 यानी कि 0.9%। तो 0. या खुदा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पर्सन टेस्टेड टू बी पॉजिटिव एंड ही इज एक्चुअली हैविंग कोविड। अच्छा, ये दूसरे वाले के ऑप्शंस है, मैं वही कहूंगी। ठीक है, तो पहले वाले का आंसर आ गया 0.9%। ठीक है, फिर दूसरा सवाल क्या है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पर्सन टू बी टेस्टेड एज कोविड पॉजिटिव गिवन दैट ही इज एक्चुअली नॉट हैविंग कोविड। ठीक है, उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव बताई गई पर उसको कोविड नहीं है, उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव बताई गई पर उसको कोविड नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ AE2, तो ये हो जाएगा 1/100, और 1/100 यानी कि 0.01, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला पार्ट क्या कहता है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन इज एक्चुअली नॉट हैविंग कोविड? उस इंसान को कोविड है ही नहीं, उस इंसान को कोविड है ही नहीं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, उस इंसान को कोविड है ही नहीं, उस इंसान को नॉट हैविंग कोविड। प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? 99.9/100 यानी कि 0.999, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला पार्ट क्या है? कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन इज एक्चुअली हैविंग कोविड गिवन दैट ही इज टेस्टेड कोविड पॉजिटिव। कह रहे कि आपको इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है कि उसको असल में कोविड है और उसकी रिपोर्ट भी क्या है? पॉजिटिव बता रही है। तो अब यहां पे बेस थ्योरम लगेगी। ये कहेगा क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, और सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब इवन हो चुका है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब इवन हो चुका है, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब E2 इवेंट हो चुका है, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। अब इनकी वैल्यूज अगर मैं सब्सटीट्यूट करूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवन 90/100। ठीक है, तो ये हो जाएगा 90/100 इनटू इसके पास था कितना? 0.1/100 था शायद, चेक कर लेते हैं। 0.1/100। ठीक है, तो 90/100 इंटू 0.1/100 प्लस कितना था यहाँ पे? 1/100 इंटू 99.9/100। तो ये 100 सब कट गया, ऊपर बचेगा बेटा कितना आपके पास? 90 इंटू 0.1/90 इंटू 0.1 प्लस 99.9।
तो ये ऊपर तो हो जाएगा 9, नीचे हो जाएगा 9 अपॉन में 99.9, तो ये हो जाएगा 9 अपॉन में 0.9, 9 9 18 को 8, एक कैरी 108.9। इसको डिवाइड करना पड़ेगा इसको, है ना। तो इसको कैलकुलेटर से डिवाइड करते हैं। कहाँ है भैया, आ जाओ, टूल्स, मैथ्स, डिसिप्लिन टूल, मैथ्स, कैलकुलेटर। 9 डिवाइडेड बाई 9 डिवाइडेड बाई 0.0826, तो ये हो जाएगा लगभग इसके अप्रॉक्सीमेट 0.083, सॉरी, है ना, 0.083 इसके अप्रॉक्स आ जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, तो ये है। क्लियर 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 क्लियर, तो ये आप लोग देख लेना। ठीक है जी, चल अब अपने पास कुछ और एमसीक्यूज भी देख लेते हैं। जैसे प्रोबेबिलिटी से ही एक क्वेश्चन है और बहुत प्यारा सवाल है। कहता है कि ए एंड बी आर टू इवेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब बी हो चुका है ये इसके बराबर है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी उसके बराबर दे रखा है। तो बेटा अगर मैं अपनी इस कंडीशन को देखूं, इस कंडीशन को देखूं तो यहां से मुझे एक बात समझ में आई। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ, इसका मतलब हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिखो चाहे बी इंटरसेक्शन ए लिखो, एक ही बात है। तो ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, तो ये हो जाएगा आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा। ठीक है, अब बेटा यहां पे एक सिचुएशन दे रखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को तो 2 टाइम्स ऑफ मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख सकता हूं, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एज इट इज इक्वल्स टू 2/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 3, देखो ये 2 टाइम्स, ये 1 टाइम्स, 3 को उधर भेजोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा 2/9। और आपसे क्या पूछा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ही पूछा है, दैट इज 2/9। आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी बताना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा, टाइम स्टैम्प्स के साथ। ठीक है, चलो। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, देखो ये सवाल जरूर वो आपसे पूछता है कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स दे रखी है, उसका डिटर्मिनेंट दिया जाएगा और एडजॉइंट ऑफ ए बताना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो ये दे रखा है 5, ऑर्डर दे रखा है 3, तो 5 की पावर 2 यानी कि 25, तो ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, बहुत प्यारा सवाल है, वीडियो को पॉज करो, इसको सॉल्व करो। y इसके बराबर दे रखा है, आपको dy बाई dx निकालना है। कैसे करोगे? बहुत सारे बच्चे यहीं पे डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन शुरू कर देंगे, पर कभी कभार आपको थोड़ा, दैट इज व्हाई दीज क्वेश्चंस आर कॉल्ड एज कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। थोड़ा हटके सोचना है इन क्वेश्चंस में, सिंपली नहीं। आपके पास अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूं तो यहां से अंडर रूट हट जाएगा, sin x प्लस वाई, ये हो जाएगा। अब अगर मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दूं तो ये हो जाएगा 2y, फिर y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x और y का हो जाएगा dy बाई dx। अब ये dy बाई dx को इधर भेजेंगे तो 2y dy बाई dx माइनस dy बाई dx इज इक्वल्स टू cos x। अब देखो इन दोनों से अगर मैं dy बाई dx कॉमन ले लूं, dy बाई dx अगर मैं दोनों से कॉमन ले लूं तो यहां पे बचेगा 2y और यहां पे बचेगा 1 इज इक्वल्स टू cos x। अब बेटा इस 2y माइनस 1 को उधर भेजेंगे तो dy बाई dx जो होगा वो क्या हो जाएगा cos x अपॉन में 2y माइनस 1। सिंपल, क्लियर क्लियर क्लियर। चलो एक और सवाल, व्हाट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। देखो आपके पास एक कर्व दिया गया है, आपको इस पॉइंट पे इसका स्लोप निकालना है। अब देखो अगर आपको मतलब पता होगा स्लोप क्या होता है, स्लोप इज नथिंग बट द डेरिवेटिव ऑफ दैट कर्व एट पर्टिकुलर पॉइंट। जो उसका डेरिवेटिव होता है वही उसका स्लोप कहलाता है। तो इसका डेरिवेटिव निकाल दो, इसका डेरिवेटिव निकाल दो। तो डेरिवेटिव कैसे करोगे? dy बाई dx, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव 2, सेकंड फंक्शन एज इट इज क्वोशंट रूल लगेगा, माइनस सेकंड फंक्शन x स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे 2x प्लस 1 का करोगे 0 और फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर।
अब ये हो जाएगा, थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे, 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 इंटू 2 4x, 2 इंटू 2 4x स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये डेरिवेटिव आ गया। अब उसने बोला इस पॉइंट पे उसका डेरिवेटिव निकालो, यानी कि x की वैल्यू क्या सब्सटीट्यूट करनी है 1, और ये y की वैल्यू भी क्या है 1। तो y से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें बस x की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। तो dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल्स टू 1 क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर अपॉन में 1 का स्क्वायर प्लस 1 का, तो ऊपर आ जाएगा 0, नीचे चाहे कुछ भी हो, आंसर आएगा 0, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर क्लियर क्लियर, तो बहुत सिंपल सा। अब ये एक सवाल है, ये इस साल आपके सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर रिलीज किया है उस क्वेश्चन उस सैंपल पेपर में भी ये सवाल है, और मुझे बहुत अच्छा पर्सनली ये सवाल लगा। ये भी, अगला भी और इसके अगला भी, 3 सवाल और है ना, इसको इंक्लूड करके। बहुत अच्छे सवाल है, बहुत अच्छे सवाल है। आपके पास ये गिवन दिया गया है, आपको ये फाइंड आउट करना है, ये चीज निकालनी है, आपको ये चीज निकालनी है। तो आप इसको कैसे निकालोगे भाई, कैसे निकालोगे? देखो बहुत सिंपल सी कहानी है। आपके पास जो भी फंक्शन दिया गया है, मतलब ये है, यहां पे किंग्स प्रॉपर्टी आप लगा दो, ठीक है। ये क्या है आपका, मान लो आपको इसका इंटीग्रेशन निकालना है a से लेके b तक, और x ऑफ fx, इसका इंटीग्रेशन करना है x ऑफ fx dx, इसका आपको इंटीग्रेशन निकालना है। अब अगर मैं इसमें किंग्स प्रॉपर्टी लगाऊं, तो किंग्स प्रॉपर्टी के हिसाब से ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये यहां पे i इज इक्वल्स टू a से लेके b तक इंटीग्रेट कर रहे, x की जगह पे बेटा b प्लस a माइनस एक्स, और x की जगह पे b प्लस a माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा। अच्छा, अब i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b, देखो b प्लस a माइनस एक्स को एज इट इज, और ये वैल्यू देखो इसके बराबर है, तो ये वैल्यू की जगह पे क्या मैं fx लिख सकता हूं, क्योंकि ये fx के बराबर है, ठीक है। अब इसके आगे अगर मैं इसको सेपरेट कर दूं, ये वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ अलग और इसके साथ अलग, i इज इक्वल्स टू फ्रॉम a टू b, b प्लस a के साथ fx को मल्टीप्लाई किया, ये अलग लिखा मैंने, और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x fx dx, x के साथ अलग कर दिया, इसके साथ अलग मल्टीप्लाई किया, इसके साथ अलग मल्टीप्लाई करके मैंने लिख दिया a टू b, ठीक है। अब अगर मैं इस टर्म को देखूं तो ये क्या है मेरा, ये i के ही तो बराबर है, ये क्या है, i के ही तो बराबर है, तो ये हो गया a से लेके b प्लस a इंटू एफ एक्स डी एक्स, और इसकी जगह पे मैंने क्या लिख दिया, वापस से i लिख दिया। अब ये i इधर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2i, तो i प्लस i क्या हो जाएगा 2i इज इक्वल्स टू a से लेके b प्लस a एफ एक्स डी एक्स। क्लियर। अब बेटा b प्लस ए कॉन्स्टेंट टर्म है, तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी, b प्लस ए तो बाहर आ गया, 2 इसके नीचे आ गया, तो a से लेके b एफ एक्स डी एक्स। अब मैच कर लो आप, कौन सा ऑप्शन है, a प्लस बी अपॉन 2, a से लेके b, ये ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। तो ये है इंटीग्रेशन से एक और बहुत बेहतरीन सा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है, ये भी बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। आपको ये एक इक्वेशन दी गई है, इसमें आपको a की वैल्यू निकालनी है। अब मैंने क्या किया, मैंने बस चुपचाप साइन x की पावर 4 को t सब्सटीट्यूट कर दिया, t सब्सटीट्यूट। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस x की पावर 4 इंटू 4 x की पावर 4 का भी तो करोगे, 4x की पावर 3 dx इज इक्वल्स टू dt। तो यहां से मेरे पास बेटा x की पावर 3 cos x की पावर 4 इस पूरे की इंटू dx, इस पूरे की वैल्यू क्या आ जाएगी, dt अपॉन में 4 आ जाएगा। ये चीज मैंने कर दी, अब आप अपने सवाल को देखो। आपका जो सवाल है वो सवाल है कुछ इस प्रकार से, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 3, यहाँ पे क्या है साइन की पावर 4, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन x की पावर 4 और पूरे की पावर 4 इंटू कॉस x की पावर 4 इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू a साइन की पावर 5 x की पावर 4 प्लस c। ये है
अब बेटा अगर मैं यहां पे वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करूं, देखो x की पावर 3 cos की पावर 4 x dx, इस पूरे की जगह पे dt/4 आ गया, dt/4 आ गया, इनटू ये जो था ये आपने t माना था तो t की पावर 4 इज इक्वल्स टू a साइन की पावर 5 x की पावर 4 प्लस c। अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा 1/4 तो कांस्टेंट हो गया, ये हो जाएगा t की पावर 5 अपॉन में 5 प्लस सी इज इक्वल्स टू ए साइन की पावर 5 एक्स की पावर 4 प्लस सी। कांस्टेंट से कांस्टेंट कट गया, कांस्टेंट से कांस्टेंट कट गया। अब उसके बाद ये हो जाएगा टी की वैल्यू अगर मैं सब्सटीट्यूट करूंगा, टी क्या है साइन, तो साइन की पावर 5 एक्स की पावर 4, 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा 20 इज इक्वल्स टू ए साइन की पावर 5 एक्स की पावर 4। तो ये तो पूरा का पूरा कट गया, तो ए का वैल्यू कितना आ गया 1/20। तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। सिंपल है, बहुत सिंपल सी चीज है। ऐसे ही बेटा आखिरी सवाल आप लोगों के पास है ये, इस मैट्रिक्स का आपको इनवर्स निकालना। अब देखो इनवर्स आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, लेकिन कभी अगर आपके पास बेटा ऐसी कोई मैट्रिक्स आ जाए A0 0 0 B 0 0 0 C, ऐसी कोई मैट्रिक्स आए और इस मैट्रिक्स का अगर इनवर्स आपको निकालना है तो वो हो जाएगा 1/A 0 0 0 1/B 0 0 0 1/C। तो बस अब इस हिसाब से कमेंट सेक्शन में मुझे इसका करेक्ट आंसर बताना, ABCD कौन सा करेक्ट आंसर है, टाइम स्टैम्प्स के साथ, ताकि मेरे को भी पता चल जाए कितने बच्चे एंड तक इस सेशन को देख रहे थे। चारों ऑप्शन से एक बारी देख लो, मैट्रिक्स ये है, इसका इनवर्स क्या है। सो यस गाइज, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। थैंक यू सो मच। ऐसे ही अगर आपको और सेशन चाहिए तो डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, ठीक है। चलो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।